एक लड़की थी 4 साल की, समझना, एक लड़की थी, दीवानी वानी सी नहीं वाला है, एक लड़की थी 4 साल की। सन 90 के दशक की बात हो रही, ना हम पैदा हुए थे ना तुम पैदा हुए थे। सन 90 के दशक की बात है। एक लड़की थी 4 साल की, उसको एक बीमारी हुई, नाम था एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है, हाँ शॉर्ट फॉर्म था एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी। अब सर ये एंजाइम क्या करता है, पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। इधर आओ, आपको एक बात पता है कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, इधर जैसे मान लीजिए ये उसी लड़की की हड्डी है, ठीक, ये उस लड़की की क्या है, हड्डी। अब इधर देखना, अब बेटा क्या है, मैरो वर्ल्ड कहीं भी आ जाए, मैरो का मतलब होता है सब्सटेंस। हड्डी के अंदर जो कुछ माल गूदा मौजूद होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, बोन मैरो। कई बार देखा होगा, तुमने मीट खाने वालों को देखा हो तो पहले नोचते तो अलग है, उसे ठोकते अलग हैं। हाँ, हड्डी के अंदर के खाया है मीट कभी, हड्डी के अंदर के खोखले स्पेस से पटक पटक के कुछ निकालते हैं। देख तुम खाते हो, छी, मैं तो प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। इधर तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हड्डी खाते हैं, फिर हड्डी के अंदर से पट देखा होगा ना, ठक 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 ठक, ठीक है, पूरा एकदम खींच खांच के सक्शन प्रेशर पूरा यूज़ करते हैं, तो वो हड्डी के अंदर गूदा भरा होता है, दैट गूदा इज मैरो। मैरो का मतलब होता है सब्सटेंस, ठीक है। तो बेटा हड्डी के अंदर होता है, यहाँ पर शुरू में, इधर कुछ लोग होते हैं भाई इतने खतरनाक होते हैं ना भाई, बस ये बीच वाला पोर्शन छोड़ते हैं, ऊपर वाला मुंडा भी खा जाते हैं, नीचे वाला मुंडा भी है, डरे बहुत, यही लोग हैं जो हंस ही रही हैं। इधर देखो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, यहीं पर सेल पाई जाती है, ठीक है। एक ये सेल क्या करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनाती है। कौन कौन भैया, बी और टी लिम्फोसाइट। क्या ये बात पता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दुश्मनों से लड़ने में मदद करती है? पाकिस्तान से लड़ने में मदद करेगी, अफगानिस्तान से लड़ने में मदद कर, नहीं, बॉडी के दुश्मनों से यार, बैक्टीरिया बन जाए इन सब से। ये बना तो बी और टी लिम्फोसाइट देती है, ठीक है। पैदा तो तुमको तुम्हारी मम्मी ने कर दिया, मुझको मेरी मम्मी ने कर दिया, लेकिन क्या अभी आप मैच्योर हो? हाँ, मैं मैच्योर हूँ, हाँ। तो मैच्योरिटी के लिए हमें एक फेज से गुजरना पड़ेगा, एक उम्र होनी चाहिए मैच्योरिटी की पैदा होते ही जुकरबर्ग बन जाओगे बे। तो बी और टी लिम्फोसाइट बन तो जाती है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हो पाती हैं जब तक इनको एक एंजाइम ना मिले, और नाम होता है उसका एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। अगर ये एंजाइम नहीं मौजूद है तो ये आपकी मैच्योर नहीं होंगी। ये एंजाइम क्या करता है, इनको क्या करता है, मैच्योर फॉर्म में ले आता है, मतलब लड़ने योग्य। चलिए बताइए, अगर आप में से अभी मैं भेज दूं बॉर्डर पर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना जज्बा होता है, ठीक है, बल्कि किस्मत होगी कि अगर एक दिन की भी हमें वहाँ ड्यूटी मिलती है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए आप पिलवा देंगे फिर हमको। पूछिए कैसे, आप ट्रेंड हो? हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को क्या ट्रेनिंग नहीं मिली है? हाँ, मिली है कि नहीं मिली है? बेटा मिली नहीं, एक कहावत है कि इंडियन सैनिक, पाकिस्तान के ऑफिसर और रशिया के वेपन अगर ये किसी एक देश को दे दिए जाए तो पूरे विश्व से अकेले लड़ ले। ये बात फैक्ट है। दुनिया में सबसे जाबाज सैनिक इंडिया के हैं, ऑफिसर नहीं, सैनिक सबसे जाबाज। दुनिया के सबसे जाबाज ऑफिसर पाकिस्तान के पास है, और दुनिया के सबसे जाबाज वेपन रशिया के पास है। और ये तीनों जिसको मिल जाए वो पूरे दुनिया से लड़ लेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ऑफिसर होता है पीछे, कहता है शूट, हाँ तुम लोग इधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ, है ना, अपना बैठ के एसी में समोसा खाओ, है ना। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, वो भी तो कर सकते हैं, तुम लोग इधर जाओ और उधर जाओ। वहाँ पर ऑफिसर सबसे आगे होता है, कहता है अबे तुम कम पढ़े लिखो, तुम पीछे रहो थोड़ा, ठीक है, हम बता रहे हैं फॉलो मी। नहीं समझ पाया बात को, नहीं समझ पाया बात को। तो जो चीज़ जिसकी अच्छी है सोचिए उसकी अच्छी है, जहाँ पर वो बकलोल है वहाँ पर वो बकलोल है। एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त है तो ध्वस्त है। तो अब बेटा इधर देखो, अब बेटा ये बताओ, क्या हम लोग अगर बॉर्डर पे लड़ने जाए, इंडियन सैनिक पकड़ लिया जाए ना अगर पाकिस्तान के द्वारा, तो नहीं उगलेगा कुछ। बहुत ट्रेंड होते हैं, नाखून उखाड़ लो, गर्दन काट दो, बहुत ट्रेंड होते हैं, इतने ट्रेंड कि आप सोच नहीं सकते। अब बेटा लेकिन अगर हम लोग पकड़ लिए जाए ना तो कितना देशभक्ति हो बेटा, उनकी भी आर्मी है, तरीके उन्हें भी पता है उगलवाने के, चम्मच डाल के आँख निकाल लेंगे, ठीक है, हूँ नहीं उससे बुरा होगा, समझना। क्या किया नहीं है मेजर कालिया के साथ, किया है,
ठीक है, एक एक हड्डी तोड़ी है, एक एक हड्डी, मतलब स्पेसिफाई कर कर कैसे चूरा बनाया हड्डी का उन्होंने, जिंदा में, उगला नहीं बंदे ने। हम लोग चूरा से बोल भर दें ना, हमको जितना पता हम सब बता रहे हैं, वह हमको संरक्षण चाहिए, है ना। तो एक बात है, बड़ी बात है नहीं। तो बेटा हम लोग क्योंकि मैच्योर नहीं है, चाहे हम हो चाहे तुम हो, उनसे लड़ने के लिए, है ना। लेकिन जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं वो मैच्योर हैं, उनसे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो भी ट्रेंड है। बोलो हम ट्रेंड नहीं भाई। तो बीओटी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको ट्रेनिंग ना मिले। और ट्रेनिंग देने वाला अधिकारी होता है एडेनोसिन डीएमिनेज। ये बताता है कि ट्रेनिंग देखा होगा ना, कि अगर कोई भी पिक्चर देखी हो आर्मी वाली, अगर ट्रेनिंग चल रही है तो उसमें एक अधिकारी होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट स्ट्रेट डाउन अप। अरे तो बस ये वही अधिकारी है एडेनोसिन डीएमिनेज। उस लड़की में क्या हुआ, वो 4 साल की लड़की थी, सन 90 की कहानी थी। उस लड़की में क्या हुआ, सन 90 में 4 ईयर ओल्ड मतलब बुढ़िया नहीं समझ लेना, 4 साल की लड़की थी, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी। अब इसको हुई एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी, डेफिशिएंसी। तो भाई मैंने कहा कि बिटिया क्या हुआ, आप पैदा नहीं हुए तो आप कैसे कहे क्या हुआ। अरे कह दिया धीरे से, कब्र से निकल के पुराने ज़माने वाली। कहती है चचा ऐसा है एडेनोसिन डीएमिनेज बॉडी में बन नहीं रहा है। हम कहे तो नहीं बन रहा, मतलब कमी हो गई उसकी। कहना हाँ बिल्कुल। हम कहे क्या है, कहन एंजाइम है। हम कहे क्या करता है, कहन बीओटी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। हम कहे क्या फ़र्क पड़ता है, कहन फ़र्क इतना पड़ता है इम्यूनो सिस्टम बहुत कमज़ोर है। आज टॉक्सोप्लाज्मा नाम का, टॉक्सोप्लाज्मा पढ़ा है, HIV में पढ़ा होगा। अरे टॉक्सोप्लाज्मोसिस कराता है, ह्यूमन हेल्थ तो हो गई, लेकिन ह्यूमन हेल्थ में एड्स में बोला गया होगा ना कि यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा तक हमें बीमार कर सकता है, जो आमतौर पर ह्यूमन में बीमारी करा ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, हमसे सुनो। टॉक्सोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया है जो हर साल किसी एक इंसान को अफेक्ट कर सकता है, बस वो भी 2 घंटे के लिए। तो बताओ हमारी बॉडी उससे रेजिस्टेंट है या नहीं है। इस लड़की को वो भी बीमार कर देगा अगर एक बैक्टीरिया भी घुस गया। इसका इम्यूनो सिस्टम इतना वीक हो गया था, ठीक है, क्योंकि बीओटी लिम्फोसाइट सैनिक तो खूब है, ठीक है। अच्छा हम 2 करोड़ लोग बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और उधर मान लो पाकिस्तान की या चाइना की आर्मी के 10,000 लोग खड़े और हम 2 करोड़ हो, जीतेगा कौन। वो जीत जाएंगे। कला पता है ना, वो तो वो चूतिया भी बनाना जानते हैं। वो तुम्हें 10 की जगह तुम्हें दिखाएंगे कि हम 10 अरब हैं। वो बहुत बेवकूफ़ तरीके से बना लेंगे, नहीं समझो, तुम्हें इधर से घेरेंगे उधर से। उन्हें क्यों प्लानिंग पता है। हम लोग एकदम हट जाओ, अब चीर दे। हाँ चीर जाओगे बेटे आराम से। हमें तोप चलाना नहीं आता, हमें बंदूक चलानी नहीं आती। बोलो भाई, अरे ठर 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 ठर, अरे ठर ठर कितनों तो हाथ वहीं उखड़ जाएंगे एक गोली जब निकलेगी। तो अब अल्टीमेटली 7-7 किलो का वेपन ऐसे लाद लोगे, अब 10-10 किलोमीटर तक ऊंचाई पे 10 किलोमीटर तक चलने, और 7 किलो का वेपन इधर, 7 किलो का वेपन इधर, 14 किलो ऊपर से बैग। सर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, लादना वादना छोड़ो सर। तो अब बेटा यही वाली बात है कि हम लोग तो फिर बीओटी लिम्फोसाइट तो इसके अंदर थी, लेकिन ये मैच्योर नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कि बेटी अगर एंजाइम है तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। कहन हाँ माट साहब। अरे क्या हो गया, प्रोटीन के लिए कोई mRNA होगा और mRNA के लिए कोई ना कोई DNA होगा। अरे नहीं समझ पाए। तो हमने कहा बेटिया एक काम करो। कहन क्या सर। हम तुम्हें 3 तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। कहन क्या क्या। हम क्या पहले देखो तो बकलोल बोलती रहती हो, लड़की हो ना। तो अब मैंने उससे कहा कि देखो सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि हम तुम्हें ADA के इंजेक्शन दें। अरे यार एडेनोसिन डीएमिनेज के अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा तो सीधी सी बात है ADA तुम्हारी बॉडी में जाएगा, तो वो क्या करेगा भैया, वो तुम्हारे जीन्स को क्या करेगा भैया, वो तुम्हारे मैच्योर नहीं, वो तुम्हारी बीओटी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, मैच्योर करेगा। तो उसने कहा सर ये लेकिन परमानेंट क्योर थोड़ी है। ADA का इंजेक्शन अगर आप हमें दोगे तो ये परमानेंट क्योर है क्या। बोलते ही नहीं है यार, बार बार लेना पड़ेगा। जो जब बार बार करना पड़े तो फिर परमानेंट क्योर क्या हुआ। तो पहला मैंने उसे ADA इंजेक्शन दे के देखा, ADA इंजेक्शन लेकर देखा, सॉरी लेकर नहीं, ठीक है। इधर ADA का इंजेक्शन दिया। अब जल्दी बताओ ADA का इंजेक्शन
इज अ परमानेंट क्योर और टेम्परेरी क्योर? हाँ, जल्दी बताओ। पक्का? मतलब देखा जाए तो हम उसके अंदर एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जो एंजाइम उसके पास नहीं है वो हमने क्या किया, डाला। अच्छा, अगला एक तरीका हमने ये किया कि हमने कहा बिटिया एक बात बताओ, ये एडीए जो एंजाइम है, ये एंजाइम कौन बना रहा है? कहीं बोन मैरो। क्या कहें? बोन मैरो। तो हमने कहा अगर हम बोन मैरो निकाल के तुम्हारे अंदर अपनी डाल दें तो कहीं डाल दो सर। तो हमने अपनी थोड़ी, मेरी बोन मैरो सही है, ठीक है, और मैंने बोन मैरो लड़की के अंदर क्या किया, उसकी हड्डी में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन उसकी भी बोन मैरो की सेल की भी तो एक एज होगी, उसके बाद वो भी मर जाएंगी। तो क्या ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट क्योर था? समझ ही नहीं पाए यार। समझ गए? अर्थात बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया, लेकिन ये भी आपका क्या था, परमानेंट क्योर नहीं था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन समझ गए ना क्यों किया? ताकि उसके अंदर खुद बनने लगे एडेनोसिन डीएमिनेज। लेकिन अब बोन मैरो जो तुम दोगे, क्या मैं अपनी सारी बोन मैरो निकाल के दे दूंगा? मैं बकलों में मर जाऊंगा। अच्छा, अब बेटा क्या होगा, अब थोड़ी बहुत दे दिया, मैं कहा तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहे, ठीक है, लेकिन तुमको खुश करने के चक्कर में हम खुद को तो नहीं मार लेंगे। बोलो, तो क्या ये परमानेंट क्योर है? बताते ही नहीं है यार। अब आया हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अब आती है, कहती है, बायोटेक कहती है, समझिएगा मेरी बात को, कहती है कि मतलब परमानेंट इलाज तो ये भी नहीं बना, लेकिन तब भी बायोटेक में पहल हो गई। पहल मतलब शुरुआत, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आया जीन थेरेपी का। कहते हैं उस लड़की की लिम्फोसाइट निकाल लो। क्या निकाल लो? लिम्फोसाइट। सर मैं अपनी दे दूँ तो आपकी लिम्फोसाइट उसके अंदर एलर्जी पैदा कर देगी। अरे यार, उसकी बॉडी नहीं पहचानेगी ना, बकलोल हो गया इधर। हाँ, इधर सुनो, हमने कहा कि उस ये मान लो लड़की थी, ये बच्चा था, इसकी मैंने क्या निकाल ली? लिम्फोसाइट। और इसकी लिम्फोसाइट को हमने बाहर कल्चर किया लैब में, और उस लिम्फोसाइट सेल में एक नॉर्मल इंसान से एडीए जीन ले लिया और उसे वेक्टर के साथ लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। तुम समझ पाई? तुम समझ पाई क्या किया है? बताओ क्या किया? क्या ये करने अपनी जगह सही है? और अब हम इस लिम्फोसाइट को नाली में फेंक दें, अब हम इसको वापस बेबी में डाल दें। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का? तो यहाँ पर हमने क्या किया, जीन के साथ छेड़छाड़। जो कैपेबिलिटी उस लड़की में नहीं थी, हमने उसी की लिम्फोसाइट निकाली, उसमें वो जीन डाल दिया और वापस उस लड़की में डाल दिया। लेकिन परमानेंट क्योर ये भी नहीं था। पूछे क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट की भी तो एक उम्र है, लिम्फोसाइट की भी तो एक एज है। नहीं समझ पाए आप? क्लियर? तो लेकिन देखा जाए तो पहल हो गई, बीमारी की इलाज करने की एक पहल हो गई, एक शुरुआत हो गई, और इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन्स के साथ छेड़खानी करना, जीन्स के साथ छेड़खानी करना, और छेड़खानी करके हम जीन्स को सही, मतलब छेड़खानी करना कहने का मतलब ये नहीं जीन खराब करना, ठीक है, जीन को खराब जीन को काट पीट के बाहर निकालना, अच्छा जीन उसमें फिट करना, यही आपकी क्या कहलाती है? जीन थेरेपी। लेकिन अगर इस लड़की की बीमारी मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता होती, जब 8, 10, 12, 32 सेल या 64 सेल की थी, तब मैं अगर उसी एक सेल में निकाल कर एडीए वाला जीन लगा देता तो 100% है कि उस बच्चे की हर एक सेल में एडीए वाला जीन चला जाता। समझ पाए? तो जीन थेरेपी ज़्यादा एक्यूरेट कब होगी? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होगी या? हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर यही खेल कर देते तो परमानेंट क्योर हो जाता। नहीं समझ पाया अब्बा? समझ गए? कितने लोग समझ गए इस बात को? हाथ ऊपर कीजिए, ईमानदारी समझ गए? तो आपने यहाँ पर क्या किया? बॉडी से लिम्फोसाइट निकाला, फिर क्या किया बेटा आपने? अपना क्या किया? एडीए वाला जीन एक वेक्टर के साथ जोड़कर लिम्फोसाइट में डाल के वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया। पक्का? तो तीसरी स्टेप क्या थी हमारी? जीन थेरेपी। अल्टीमेटली बच्ची बची नहीं किसी भी थेरेपी से, ठीक है, लेकिन इस बच्ची पर क्या हुआ? कोशिश हो गई, एक शुरुआत हो गई। इतनी बातें एकदम क्लियर है? क्लियर है? उस लड़की में पता है एक्चुअली में हुआ क्या था? उस लड़की में ये जो एडीए बनाने वाला जीन था, वो जीन ही डिलीट हो गया था। वो जीन ही डिलीट हो गया था, खराब नहीं हुआ था, वो जीन आया ही नहीं, म्यूटेट हो गया पूरा, मतलब वो जीन है ही नहीं वहाँ पर। अरे सर, अगर हम भूल जाए डिलीट हुआ था कि क्या हुआ था, तो याद नाम रखो डिजीज़ का, ADA, डी फॉर डिलीट। इतनी बात एकदम क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है?
समझ गए उस लड़की के साथ क्या क्या किया गया? पहले एक फंक्शनल मतलब काम करता हुआ एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम दिया, ठीक है, लेकिन भाई एंजाइम कब तक काम करेगा? बोलो भाई, ठीक है, एक वक्त के बाद तो एंजाइम भी तोड़ दिए जाते हैं ना। अब बेटा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके देखी गई तो वो सेल भी मरेंगी कुछ दिन बाद, फिर जीन थेरेपी लगाई गई। अब लिम्फोसाइट की भी तो एक एज है, एम्ब्रॉयनिक फॉर्म में पता चल जाता है, उस लड़की का इलाज हो जाता है 1,00,000%। बोलो हाँ या ना? कितने लोग अब मुझे ये बताएंगे? एनसीईआरटी में कई जगह ये बात लिखी है, अगर आप बता लेंगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। सीडीएनए क्या होता है? अंधी मानने को नहीं कहा था। शायद अच्छा, ये क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? ये तो पहली बार जिंदगी में सुने। एमएससी तक तुम पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ये नया था, ये आविष्कारिक था। हाँ भाई सीडीएनए, हाँ भाई इधर सीडीएनए लड़कियों हो गया, चलो उधर देखो। हाँ भाई, और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई सीडीएनए। मैं सुसाइड कर लूँगी आज यहीं पे। वाह, वो का पढ़ दे किस कहा था है? अ फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए यूजिंग अ रेट्रो। बताओ तो बताएं। ऊपर आओ, चल भाई बता, डीएनए से क्या बनता है? बोलते ही नहीं है बे। आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सिग्नेचर कर दिया। इधर देखो, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, याद है? एचआईवी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या, आरएनए या डीएनए? बोल बे। ये ह्यूमन की सेल है, ये हमारा डीएनए है, और ये एचआईवी वायरस है, ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए इधर आया। जब तक हमारी डीएनए में फिट नहीं होगा तो क्या ये हमारी मशीनरी को हैक कर पाएगा? आरएनए डीएनए में कैसे फिट करोगे बे? आरएनए, गुड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, है ना बेटा, गुड। इधर तो आरएनए क्या करते हैं हम लोग? आरएनए से पहले बनाते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जब आरएनए से डीएनए बने तो डीएनए से आरएनए बनना अगर ट्रांसक्रिप्शन है तो आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो बेटा जब मैं लिख दे रहा हूं जगह पर, व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए is formed by single standard RNA by reverse transcription। एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा होगा यार इसको, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डीएनए को क्या बोलते हैं? सीडीएनए। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात आप समझ पाए? बोलते ही नहीं आप लोग। समझ पाए? yes, बोलो। yes, नहीं समझ पाए? बोलते नहीं है। समझे या नहीं समझे? हाँ, जब सुनो, आरएनए है, ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स हो गया प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिलेबस में नहीं है कि कैसे बनता है, ये नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि आरएनए से क्या बनने लगा? डीएनए। तो बेटा उसी डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? सीडीएनए। अब ये बात समझ गए? अच्छा, अब पीछे देखो, इधर इस लड़की में जो वेक्टर यूज़ किया गया, क्या बोला? इस लड़की में जो वेक्टर यूज़ किया गया वो असल में सीडीएनए था। सीडीएनए कहने का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा डीएनए जो किससे बना हो? आरएनए से। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो भाई, ठीक है। और ये आरएनए इस्तेमाल हुआ था रेट्रोवायरस का। रेट्रोवायरस कहने का मतलब ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो? आरएनए। इसके जेनेटिक मटेरियल को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया गया और इस वजह से उसके डीएनए को हमने क्या बोला? सीडीएनए। और इस सीडीएनए में चाहत भरा डीएनए ऐड करके पुट किया गया लिम्फोसाइट में। आप नहीं समझ पाए? दोबारा बोलो। एक रेट्रोवायरस लिया गया,
रेट्रो वायरस, ऐसे कोई भी वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो सब के सब कहलाते हैं रेट्रो वायरस। एक रेट्रो वायरस लिया गया, उसके आरएनए से क्या बनवाया गया, डीएनए, और वो डीएनए कहलाएगा सीडीएनए। सीडीएनए के साथ चाहत भरा डीएनए ऐड करके लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। हाँ, आपके मन में एक सवाल बन सकता है कि सर रेट्रो वायरस क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत हाई था। क्या बोला? इसका कॉपी नंबर बहुत हाई था, और जितना ज़्यादा कॉपी नंबर उतना ज़्यादा मेरा चाहत भरा डीएनए, जितना ज़्यादा मेरा चाहत भरा डीएनए उतना ज़्यादा एडीए। अब एकदम क्लियर है? कुछ छापना है कि मिटाओ फटाफट? अच्छा रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ। चलो ऊपर एड्स के लिए, एड्स है आपको? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, एड्स के लिए हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं, नाम सुना होगा एलाइजा, है ना? ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, मतलब बताओ इसका जरा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट मतलब बताओ। है इन एंजाइम लिंक्ड एसे का मतलब नहीं पता है। तो कहाँ है रटी? कहाँ है रटी उसको तुम? कहाँ है? कौन कौन रटवाया? एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसका मतलब समझो। ये टेस्ट का नाम पकड़ लोगे ना, सब कुछ पकड़ लोगे। एंजाइम लिंक्ड, देखो मुझे खुद ही नहीं पता ये टेस्ट क्या है, सही बता रहा हूँ, दिल से नहीं पता। जब तुम्हें पता चलेगा उसी के साथ मुझे भी पता चलेगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का मतलब समझो। ज़्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है सर, इतना आ रहा कुछ एंजाइम से जुड़ा हुआ टेस्ट है, इसमें पक्का कोई ना कोई एंजाइम यूज़ होता होगा, तभी नाम क्या पड़ा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। सॉर्बेंट, केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। एड्सॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, सॉर्बेंट का मतलब कुछ तो होगा। सॉर्बेंट में क्या ये वाली फीलिंग आ रही, कोई चीज़ बैठ रही है या कोई चीज़ चिपक रही है? एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, नहीं समझ पाए मेरी बात। सॉर्बेंट का मतलब हो गया कोई चीज़ चिपक रही है, तो पक्का है सर एंजाइम से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, पक्की बात है, और इसमें कुछ चिपकेगा पक्का। और एसे का मतलब होता है सिंपली टेस्ट, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिस्टम से कुछ जुड़ी हुई चीज़ होगी। सॉर्बेंट मतलब कोई चीज़ चिपक रही है, एसे, दैट्स वाई नाम पड़ा एलाइजा। ठीक है, एलाइजा टेस्ट किया कैसे जाता है ये समझिएगा। एक किट आती है, ठीक है। अब बायोटेक का मैं तीसरा रोल दिखा रहा हूँ, मेडिसिन का। एग्रीकल्चर का कितना दिखाया है? एक ना, मेडिसिन के 2 हो गए, एक और बताता हूँ तीसरा। कल बताऊँगा कैंसर डिटेक्शन, कल चैप्टर खत्म है ये, समझिएगा। अब एलाइजा टेस्ट करते कैसे हैं बेटिया? ऐसे एक प्याली आती है कांच की, बहन कैसी बेटिया? ऐसे, इसमें एलाइजा टेस्ट करते हो, इधर ऐसे कांच की प्याली आती है, ठीक है, बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड प्याली आती है, आप घर में नहीं बना सकती, समझ में आया? होममेड नहीं है ना, ये बिल्कुल फैक्ट्री मेड, बिल्कुल बाकायदा बन के आती है। ठीक, एक एंजाइम होता है जो लैब में रखा होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम है। सर नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, नहीं पूछेगा, पूछता हम 10 बार बुलवाते हैं तुमसे। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, ठीक। उस एंजाइम को हम लैब में मार्केट से खरीद के रखे रहते हैं, एक डिब्बी में है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये हमारे पास किट होती है, समझिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, मान लीजिए ये आते हैं और कहते हैं कि मुझे HIV टेस्टिंग करानी है, तो मैं कहूँगा भैया ब्लड लो, तो क्या हवा में कर दूंगा क्या? मुंह पे प्याली फेंक के कर दूंगा क्या? इधर इनका मैंने क्या लिया? ब्लड लिया। ब्लड मैंने एक टेस्ट ट्यूब में अगर मैं काफ़ी देर तक रखा रहूँगा, मैं कैमरे में आ रहा हूँ ना, ओह आई एम सॉरी। अब अगर मैं ब्लड जो है, अभी भी नहीं आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। अब अगर मैं ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में से रखा रहूँ तो थोड़ी देर बाद क्या होता है बेटा? सीरम आ जाता है ऊपर, सर्कुलेशन हमसे पढ़े हो? ठीक। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, बहन क्या? RBC WBC प्लेटलेट, कुछ तो वजन होगा, तो ये अपने वजन के चक्कर में नीचे बैठेंगे कि ऊपर जाएंगे? नीचे बैठेंगे, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट नीचे बैठ गए, ऊपर बचा प्लाज्मा। खून बाहर रहेगा तो थक्का जमेगा, थक्का जमेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल होगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो गया, तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटाए तो ऊपर क्या बचा? सीरम। हाँ भाई, नहीं समझ पाया आप? समझ पाया ऊपर वाले को सीरम क्यों कहते हैं? अब क्या करते हैं, उस सीरम को हमने, ऊपर आ गया बिल्कुल, सीरम को हमने कर लिया अलग टेस्ट ट्यूब में, ठीक। उस सीरम को इस प्याली में डालते हैं, उसके बाद वो एंजाइम डालते हैं, भरने से पता चल जाता है HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब कैसे पता चलता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो अब हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, हाँ,
एल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम है उसका, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। CPMT PMT में भी नहीं पूछता था ये सब। इधर आओ। तो सर आपने नाम क्यों लिया? बेटा अगर नाम नहीं लेंगे ना तो समझा ही नहीं पाएंगे। NCERT तो लपेट दी है 4 लाइन में, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बात खत्म। जाओ बच्चों को समझाओ बैठ के अब तुम 1 घंटा। कैंसर तो इतना कैंसर वाला तो तला 3 लाइन में ख़त्म कर दिया। और 3 लाइन पता है क्या लिखा है उसने? 3 लाइन क्या लिखा है? 3 लाइन लिखा क्या मालूम है? TW मुल्गन का रिसर्च पेपर है, उसकी समरी है, वो उसकी समरी है जो इन्होंने कैंसर की लाइन लिखी है। वो तो एक टीचर का दर्द पूछो कि ताले उसमें से छांट के मुझे से वो बातें बोलनी है क्लास में जिससे वो 3 लाइन एक्सप्लेन हो। समझो बात को। एलिजा टेस्ट पता क्या किया इन्होंने? एलिजा टेस्ट तो भाई दही कर दिया पूरी। मतलब कोई माइक लाल कैसे समझा देगा? कहते हैं एलिजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब हम 10 बार बोल दें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तुम रट लो। एक्सप्लेन करने को कह दिया और पहली बात भूल जाओगे कुछ दिन में। अच्छा बच्चा होगा तुरंत पूछेगा सर ये क्या एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, बात ही नहीं समझ में आ रही सर हमको, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मामला फंस जाएगा वहीं पर। सीधा लिखा एलिजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन। एलिजा टेस्ट भी समरी है, कैंसर की 3 लाइनें लिखा, वो रिसर्च पेपर की समरी है। मतलब उन्होंने ऐसे लिखा है समरी ऑफ माय रिसर्च पेपर, और खट से वही सारे लाइन छापे हैं, बाकी सारा लोड टीचर का। अब टीचर बता अब पूरा रिसर्च पेपर पढ़ाएंगे तब तो 6 घंटे कम पड़ जाएंगे। अब उसमें भी हम सिर्फ 20 लाइन छाटे हैं जिससे आपको वो सारी लाइनें क्लियर हो जाएंगी और आपके मन में कोई डाउट हो नहीं आएगा। अब वो 20 लाइन छाटना वो तो हमारा दर्द जानता है ना बेटा, अभी तुमको कुछ नहीं पता, उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। अब एलिजा टेस्ट अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा मुझे HIV वायरस का स्ट्रक्चर समझाने दो, ठीक है? HIV वायरस देखने में होता कैसे, बस उतना ही बताएंगे बेटा जितना तुम्हारे काम का है, लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें रटनी पड़ जाएगी और भूल जाओगे। और एग्जाम में कहीं बिकॉज लगा दिया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी तुरंत। क्या हो जाएगी बेटा? लेकिन हम लोग को होने नहीं देनी है। आइए बच्चों इधर देखो बच्चा, ये HIV वायरस ऐसा होता है, चारों तरफ प्रोटीन की कोट। अरे सर इसमें कौन नवा बता दिए, वायरस होता ही न्यूक्लियो प्रोटीन। पढ़ा तो लेने दो, अभी पढ़ा तो लें, शुरू किए हैं। और इसमें ऐसे माचिस की तीलियां धंसी रहती हैं। अच्छा सर कुछ भी कहो, वायरस बड़ा कार्टूनिक लगता है। हाँ बस दूर से अच्छा है, वरना दिक्कत ऐसी देगा ना झेले ना झेलेगी। समझ में आया? और ये हो गया RNA। क्या हो गया? HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मतलब जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA, अभी बताया था क्या? ये है RNA। ये जो माचिस की तीलियां वाली प्रोटीन है इनका नाम होता है GP120। सर भूल गए हम तो, कोई बात नहीं। सर क्यों बताएं? भाई प्लीज़ बता लें दो, कोई बात नहीं, हम भी तो बोल रहे भूल जाना, लेकिन सुन लो नहीं फिर समझा नहीं पाएंगे। GP120 जब आपकी बॉडी में HIV वायरस घुसता है ना तो यकीन मानिए 5 साल तक तो आपकी बॉडी सिम्टम ही नहीं देगी। आप कहेंगे एवरीथिंग इज़ ओके। 5 साल के बाद पता नहीं क्यों तबीयत बड़ी ख़राब है। हाँ एक है, आप देखो सबके अंदर एक है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा 3रा साल चल रहा है। इधर GP120 ये वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है। एंटीजन का मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बदले में आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे दे, वो क्या कहलाता है? एंटीजन। एकदम क्लियर है? अब मेरी बात समझना, GP120 जो है ये आपका एंटीजन है, अर्थात अगर ये प्रोटीन बॉडी को मिली तो बॉडी इसके खिलाफ रिस्पॉन्स देगी। अब चाहे फीवर दे, कफ दे, चिल दे, नहीं समझ रहे हो, कुछ दे, डायरिया दे, हेडेक दे, मतलब एक सिम्टम आएगा। एंटीजन मैंने क्लियर किया था सर्कुलेशन में यार, एंटीजन जो आपकी बॉडी में उंगली पैदा करे, है ना, और पलट के जो रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडी। याद आया? तो GP120 तो सर जब HIV वायरस घुसता है तो तुरंत सिम्टम आ जाना चाहिए, क्योंकि GP120 तो घुस गई ना बॉडी में, कुछ फीवर वीवर आना चाहिए, डायरिया वायरिया होना चाहिए। बोलो ऐसे नहीं होता। पूछो क्यों? HIV वायरस ये तो बेहद बदतमीज वायरस, क्योंकि GP120 के ऊपर एक ऐसे कोट पाई जाती है और उस कोट से GP120 छिपा रहता है। समझ में आया? वायरस भी अंदर है, पहचान भी नहीं पाओगे कि वायरस अंदर है, क्योंकि GP120 के ऊपर क्या होती है? कोटिंग होती है। तो सर 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है? इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर बाई मिस्टेक एक आध की प्रोटीन को छूट गई या हट गई तब बॉडी हल्का सा रिस्पॉन्स दे जाती है। नहीं समझ पाए आप बात को? और तब आप कहते हो डॉक्टर साहब बड़ा बीमार है, अजार है, बुखार है, तब डॉक्टर साहब कहते बधाई हो आप HIV पॉजिटिव है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? GP120 घिरी हुई है, वैज्ञानिकों ने लगाया दिमाग। इधर सुनो,
लेकिन एक बात बताएं, ऐसा नहीं है 6 महीने में पता, 6 महीने में एक आध, 6 महीने या 3 महीने में एक आध टेस्टिंग में पता चल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं GP120 की जो ऊपर जो प्रोटीन कोट है कुछ वायरस में नहीं बन पाती है, ठीक है, म्यूटेशन हो जाता है, कोई बात हो गई, नहीं समझ रहे हो, तो GP120 के ऊपर जो कवरिंग है, खोल है, वो खोल नहीं बन पाया, ऐसा 3 महीने में एक आध 2 वायरस बन जाते हैं और बॉडी में रिस्पॉन्स आ जाता है। अब GP120 मान लो इसका नहीं बना, कोई किसी एक का हटा दे रहा है, इसका नहीं बना, अरे नहीं बना, GP120 तो बना, उसके ऊपर का खोल नहीं बना, बॉडी इसके खिलाफ तुरंत क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। पक्का? अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी बिल्कुल ताला चाबी की तरह फिट होते हैं, तो एंटीबॉडी जो बनाएगी बिल्कुल ऐसे बनाएगी, बोलो हाँ या ना? इतनी बातें क्लियर? तब तो सब एंटीबॉडी बन गई, अब हमारी जीत हो गई। जीत कहाँ से हो गई? बाकी सब तो कवर्ड है। अब तुम रेगमाल लेकर घुसो ब्लड में, हर एक सेल में घिसो GP120 के ऊपर की कवरिंग, एंटीबॉडी चिपकाओ, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो गया। अरे पीलीभीत, समझ में आया यहाँ तक? पक्का? बस देखो अब यही है, HIV टेस्ट होने वाला है। अगर किसी के अंदर HIV वायरस होगा तो इस शेप की एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी? जल्दी बताइए। तो हम लोगों ने टेस्ट में क्या किया, एक किट ली और पॉलीस्टाइरीन, एक केमिकल होता है, आप भूल जाइएगा, प्लास्टिक जैसा, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन की एक होती है, ऐसे डिश आती है, ठीक है, डिश मतलब खा मत लीजिएगा प्लीज़, इधर, और बेटा उसमें ऐसे खांचे बने होते हैं, ठीक है। अब मैं एक खांचे को जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक, देखते जाना और समझते जाना। एक खांचे को अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियली, ये बनी बनाई आती है, ये ऐसे जो पेट्री डिश है ये बनी बनाई आती है, उसमें GP120 ऑलरेडी चिपकी होती है। सर ऑलरेडी कैसे? अरे यार कंपनी चिपका के भेजती है, नहीं समझ रहे हो बात को? तो बताओ, एंटीजन ऑलरेडी चिपका हुआ है? बोलते ही नहीं है यार। GP120 चिपका है। अब ये आई, तुम आई थी, कौन आया था तुम दोनों में? अरे कौन आया था अभी टेस्टिंग के लिए? तुम थी? देखो दूसरे फंस गई, नहीं ये वाली थी। इधर मान लो कोई आता है और कहता है कि मुझे HIV टेस्ट कराना है, मैंने कहा ब्लड लो, ब्लड थोड़ी देर रखा रहा, बैठा, सीरम लिया और सीरम उठा के मैंने डाल दिया। अब अगर HIV वायरस था तुम्हारी बॉडी में तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी तो बनी होगी, और वो एंटीबॉडी अगर बनी होगी तो इस एंटीजन से जाकर चिपकेगी। बोलो भैया, इस एंटीजन से जाकर चिपकेगी। पक्का? और अगर आपके अंदर HIV वायरस नहीं था तो ये एंटीबॉडी नहीं होगी, और एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीजन से नहीं चिपकेगी। बात ही नहीं समझ रहे हो यार। अबे जब HIV था ही नहीं तो HIV के लिए एंटीबॉडी जबरदस्ती बन जाएगी क्या? नहीं। चूतिया हो क्या यार? अगर HIV नहीं है तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जब नहीं बनेगी तो चिपकेगी नहीं उस पर। पक्का? ये हम लैब से चिपका के भेजे एंटीजन, क्लियर है ना बहन? अब इधर देखो, अब ये आपके अगर HIV वायरस है तो GP120 पर ये एंटीबॉडी चिपकेगी, और नहीं है तो फिर एंटीबॉडी होगी नहीं, कुछ चिपकेगा ही नहीं। लेकिन अब चिपका या नहीं चिपका ये कैसे पता चलेगा? मामला तो ये है ना, सर देख लेंगे चिपका, वो बेटा देख बोल्ड पे रहा है, दिखता कुछ नहीं है। समझ में आया? देख बोल्ड पे रहा है, दिखता कुछ नहीं है। अब बताओ कैसे करोगे? सोचो। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, उनका श्वास। बताऊं? अरे मैं बताऊं? ओके। अब आएगा हमारा एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक खास बात पता है क्या है? ये कभी भी एंटीजन से नहीं चिपकता, ये कभी भी एंटीजन से नहीं चिपकता, ये चिपकता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से। एंटीजन एंटीबॉडी, सर मारा आपने सिग्नेचर, हाँ, कॉम्प्लेक्स है। अब एंटीजन से ना चिपकेगा या एंटीबॉडी से चिपकेगा, ये तभी चिपकेगा जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एक साथ चिपकी होंगी। समझ लो बेटा, ये किताबों में लिखा नहीं ना एक्चुअली में आपके यहाँ, और ये आपको बुक्स में मिलेगा नहीं। आप कोई गुप्ता पढ़ लो, रमेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, चंद्रेश गुप्ता, कोई पढ़ लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। और लाइन एक्सप्लेन नहीं की गई है कहीं भी, सीधी सीधी लिख दी गई है। तो एंटीजन एंटीबॉडी जब आपस में चिपकेगा तभी ये एंजाइम
चिपकेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब मान लो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी बन गया, तो ये एंजाइम यहाँ पर जाकर चिपकेगा, और जब ये एंजाइम यहाँ पर जाके चिपकेगा तो आपको पता है एक मशीन होती है, नाम भूल जाइएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जैसे उस मशीन की लाइट इस पर पड़ती है, ठीक है, और अगर वो एंजाइम चिपक गया है तो ये पूरा सॉल्यूशन हमको पर्पल कलर का दिखता है, या सीधे सुनो कलर दिखता है। और नहीं चिपका, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बना, इसका मतलब एंजाइम टहल रहा है, तो कलर में कोई चेंज नहीं आता है। तो आपको डरना कब है, कलर बने या ना बने? हाँ, कलर बने इसमें डरना है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ दुनिया की हर रंगीन चीज़ खूबसूरत नहीं होती। समझ में आया? क्लियर? कभी कभी बदरंग होना भी बेहतर है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक रिकैप मांगता है कि हम एक बार दोबारा देखें, क्योंकि चीज़ें फिर अभी क्या चीज़ें समझ तो गए हो, लेकिन अभी चीज़ों पर ग्रिप नहीं आई है। अब ग्रिप उसमें दोबारा सुनोगे तब आएगी। आओ वापस चलते हैं। सबसे पहले मैंने HIV वायरस दिखाया। मैंने कहा भैया RNA के पास है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्रोटीन कोट हो गई, और ये एक प्रोटीन है GP120 जो कि क्या है, एक तरीके का एंटीजन। हमारी बॉडी इसी के लिए क्या देती है, रिस्पॉन्स। अब बेटा लेकिन GP120 के ऊपर प्रोटीन की कोट होती है, जिसकी वजह से GP120 एक्सपोज नहीं होती है बाहर। लेकिन कई बार क्या होता है, म्यूटेशन होगा। वैसे भी RNA वायरस है, म्यूटेशन जल्दी होगा, RNA वायरस है तो म्यूटेशन जल्दी होगा। तो GP120 के ऊपर कोट नहीं बन पाई, और हमारी बॉडी फट से क्या बना लेगी, एंटीबॉडी। तो अब क्या हुआ, क्या भाई मान लो कोई आया कि भैया चलो लैब में टेस्टिंग, तुम खड़े हो जाओ, तुम टमाटर खड़ो। ये आया कहेगी सर हमें HIV की टेस्टिंग करानी है। किसकी बेटा? हाँ, डरो नहीं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव आएगा तो कोई बात नहीं, उसको दवाई चलाएंगे, है ना। इधर हाँ बताओ बेटा, क्या क्या कराना है? अच्छा, इधर HIV की टेस्टिंग कराने आए हैं। तो हमने भैया वही पॉलीस्टाइरीन, मैं जिन नामों को ना लिखूं सिर्फ बोल के निकल जाऊं, मतलब वो नाम आपको नहीं याद रखने। तो बताया क्यों, आपको एक ग्रिप आती, कुछ था, कुछ भी नहीं बोलूँगा ना तो कुछ था वो आएगा फिर। तो पॉलीस्टाइरीन के मैंने एक किट ले आई। मैंने कहा देखिए भाई साहब, इसमें देख रहे हैं जो खांचे बने, कहन जी साहब, कहन इसमें एंटीजन चिपके हैं। कहन अच्छा, कहन अगर आपकी बॉडी में HIV वायरस है तो एंटीबॉडी बनी होगी। मैंने इसमें आपका सीरम डाल दिया पक्का, और जब मैंने सीरम डाल दिया, ठीक है, कहे भैया चिपकी कि नहीं चिपकी? हम कहे होगा तो चिपकेगी, नहीं होगा नहीं चिपकेगी। कहें लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा, शायद नहीं चिपके। हमको रुक जाओ, दिखता कुछ भी नहीं है। हमने कहा एल्कलाइन फॉस्फेटेस लिया और खट से उसी में डाल दिया, ठीक है। कहन भैया अभी भी सब कुछ एकदम ओके है भैया, कुछ रंगीन नहीं दिख रहा है, मैं बच गया। हम कहे रुक जाओ, अभी तुम्हें एक टेलीस्कोप से दिखाते हैं, नज़ारा देखो। और देखे क्या भैया मामला रंगीन है। हम क्या अब ज़िंदगी बदरंग है अरे मतलब मामला रंगीन है मतलब ज़िंदगी बदरंग है। अरे क्योंकि ये एंजाइम चिपकता है सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। एकदम क्लियर है? पक्का? नहीं समझ पाए? ठीक है, तब तक मैंने अपना भी टेस्ट किया। हमने कहा ये तो एकदम कलरलेस मामला है। हमने कहा इसका मतलब ज़िंदगी रंगीन है। अरे एकदम क्लियर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ या प्लीज़ सर उस पार्टिकुलर टाइम में? 1 सेकेंड, मैंने बोला इज देयर एनी डाउट? अरे बोला तो जस्ट अ सेकेंड यार, बैठो इधर। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि एलाइजा टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन? अरे यार सत्य है क्या? सत्य है। अच्छा रुको, मैं NCERT की लाइन पढ़ूंगा, ठीक है, तुम लोग नहीं देखोगे। कह रहे अगर किसी भी पैथोजन से आपको इन्फेक्शन है तो आप एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर लो जो पैथोजन के खिलाफ आपके अंदर बन रही है, और आप उससे खटाक से बता दोगे कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एलाइजा टेस्ट सिर्फ एड्स के लिए नहीं है, बहुत चीज़ों के लिए होता है। बस एंटीजन चेंज कर देना फिर। अरे यार अच्छा बेटा, हम चाहें तो एंटीजन हटाकर जो हमने पॉलीस्टाइरीन की डिश में एंटीजन लगाया वहाँ एंटीबॉडी लगा दो तो वो एंटीजन डिटेक्ट करेगा। अरे यार एंटीजन हटा दो, यहाँ पर अगर एंटीबॉडी लगा दोगे तो वो एंटीजन को पकड़ेगा, फिर एंजाइम डाल दोगे तो सब कुछ रिजल्ट वही आएगा। तो चाहो प्लेट में वहाँ पूछेंगे तुमसे, ये सब तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है भैया, कॉमन है। सामने पैथोलॉजी है, घर में भी पैथोलॉजी है,
तो ये सब तो हम देखते रहते हैं, एलाइजा टेस्ट, बड़ा मज़ा आता है जब माता जी बोलती फलाने आई एम सॉरी यू आर एचआईवी पॉजिटिव, ओके, तो थोड़ा जल्दी से बोल के वहाँ से निकलती माता जी हमारी, थोड़ा इसलिए जल्दी से निकलती कि सामने वाले चीख पुकार भाई नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कहते हैं सिग्नेचर हो गया हमारा है। चलिए नेक्स्ट। तो अब बेटा जब बड़ा इंटरेस्ट लगता है तो किसी को बोले एचआईवी पॉजिटिव, मतलब आप सोच रहे हो सर आप कितने क्रूर और निर्दयी किस्म के व्यक्ति हो, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, पर अब हो गया है ना, तो मतलब मुझे एक्सप्रेशन भी तो रीड करना है, हाउ डू यू फील। कभी पूछना मत, कसम से कह रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम किसी को बोलो ऐसे एक है यू आर एचआईवी पॉजिटिव, जिंदगी के सपने अरमान, अरे लव तुम काहे टेंशन ले रहे हो भाई, लव और नवाब तो आपस में टेंशन ले रहे हैं, क्या बात है, नवाब और लव, नवाब और लव ये दोनों एक दूसरे को देख के टेंशन क्यों ले रहे हैं। इधर मेरी बात को समझना। तो बेटा जो एक्सप्रेशन आता है बड़ा ही वियर्ड एक्सप्रेशन आता है, कसम से आदमी समझ नहीं पाता बोले क्या, ठीक है, पहले कहता है नहीं डॉक्टर साहब एक बार और टेस्ट कर देते, महंगा टेस्ट है बार बार, अरे महंगा हम घर भेज देंगे आप वो टेंशन न लीजिए, ठीक, किसी तरह की नेगेटिव रिपोर्ट बना दीजिए। तो अभी क्या है, अभी क्या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता भी कि एचआईवी पॉजिटिव बता के आपको बहुत दिन तक दवाएं देते हैं, बहुत ट्रीटमेंट्स देते हैं, आपको तरीके का ट्रीटमेंट्स देते हैं, नहीं समझ रहे आप, एचआईवी आपको पॉजिटिव बता के आप होते एचआईवी नेगेटिव हो, ये भी होता है, इसलिए हमेशा 3-4 लैब से कराया जाता है, ठीक है, जब भी कोई भी टेस्ट कराया जाता है, कुछ भी कराया जाता है तो 3-4 लैबों से कराया जाता है। नहीं सर वो बहुत फेमस है, फेमस इसीलिए क्योंकि वो लूट सही रहा है, आप समझ में आया कि नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं एक जगह से डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट है, नहीं 3 रिपोर्ट होनी चाहिए और वही रिजल्ट होना चाहिए, नहीं समझे हो, किसी 2 में अगर डिजीज़ अलग अलग निकली तो मार साले दोनों गिरा के कि दोनों में एक तो गलत है। अरे बोलो भाई, ये होता है, मतलब एचआईवी नेगेटिव पेशेंट होता है, अमीर हो एचआईवी नेगेटिव हो, पॉजिटिव बता के वो ट्रीटमेंट देंगे तुम्हारा 10 लाख रुपए में चैलेंज के साथ सही कर देंगे, और सही हो भी जाओगे क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। है ना मज़ेदार, है ना। इधर यही करना तुम डॉक्टर बन के, ठीक है। अब ये बताओ तुम में से ये काम कितने लोग कर लेंगे पैसा कमाने के लिए। बेटा कोई भरोसा, ये कह पीलीभीत कह रहे हम कर देंगे, अरे तले तुम्हारे जैसे डॉक्टर ना इधर फांसी चढ़ा दो, तुम डॉक्टर डेथ हो। अच्छा पहले बताओ यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं, एलाइजा टेस्ट समझ में आ गया, चाहे तो हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम एंटीजन। कैसा दिखा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, रंगीन दुनिया दिखी या रंगीन। अरे बेटिया ऐसे मत बोलो यार, इधर तुम किसने बोला था रंगीन, तुमने बोला था, तुमने रंगीन दिखा दुनिया। अगर दुनिया रंगीन दिखी तो ज़िंदगी से रंग गया, समझ में आया, ठीक है। ओवर एंड आउट यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल क्या किया है, बायोटेक, बायो में हमने लगाई तकनीक। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कुछ छापना हो छापिए, नहीं हम कैंसर डिटेक्ट करा देंगे। अभी छापना है छापिए। टेणे 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 टेणे। लव प्रशांत शर्मा, लव प्रसाद शर्मा आपका नाम है ना। भैया इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर दो। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो पूछो। हाँ भाई प्लीज डाउट, बेटा खड़े हो, डाउट पूछो। उस पार्टिकुलर टाइम से मान लीजिए कोई और वायरस अटैक किया है, उसका एंटीबॉडी उसके प्रति हमारी एंटीबॉडी बनाए हमारा बॉडी। बेटा एक्चुअली में एक पार्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी होती है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनेगी उसका शेप दूसरा होगा, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी का एंटीजन भी क्या होगा, दूसरा, ठीक है। एंटीजन और हर ताले की एक फिक्स चाबी है ना, HIV वाले GP120 की भी फिक्स चाबी होगी। और कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो पूछो, धड़ाधड़ पूछो, धड़ाधड़ बताएं।